गलियारे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रसून। हमारे साथ हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले विश्ववंत गुप्ता जी, जो दिल्ली के पूर्व आयकर आयुक्त भी हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। महंगाई को लेकर संसद में संग्राम मचा हुआ है। ये संग्राम मचा हुआ है, समाधान की कोशिश है या केवल बहस ही बहस है? इसमें कोई समाधान की कोशिश नहीं है। हुआ दरअसल क्या है कि ये जो वायदा कारोबार है, इसको भारत को उस दुनिया का पार्ट बना दिया गया कि साहब ऐसा है कि हमारा किसान जो है बाहर निर्यात करेगा, कई देशों में ज़्यादा पैसा मिलता है और उससे देश की तरक्की होगी। हुआ ये कि किसान के पास तो ना तो बीमा के लिए पैसा, ना पानी के लिए पैसा, ना बीज के लिए पैसा, ना खाद के लिए पैसा, ना डीजल के लिए पैसा, ना उसके पास सपोर्ट प्राइस, ना उसका कोई वहाँ से उठा के जहाँ पर ये बिकता है मंडी के अंदर औने पौने दाम में, ना वहाँ तक ले जाने का उसके पास साधन। बीच में बहुत सारे ऐसे दलाल घुस गए जिनको ये पता था कि हिंदुस्तान में जिस भी कीमत पर गेहूं दाल मिलता है, क्योंकि बाहर वायदा बाजार नहीं था, बाहर आप बेच नहीं सकते थे, उससे बाहर आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इन लोगों ने क्या किया, और उसमें मंत्री शामिल थे। बीजेपी के समय में इतना इसलिए नहीं हुआ कि उस समय इतना ज़्यादा इसकी तरफ ध्यान नहीं गया था, लूट की तरफ। हम आपको बताएं, 2004 में जब शरद पवार जी ने दोनों मंत्रालय को अपने पास कर लिया, कृषि मंत्री भी बन गए और उपभोक्ता मंत्रालय के भी बन गए, ताकि कोई उनका जो उनकी हरकतें हैं उसके ऊपर कोई नियंत्रण ना रहे। और उसके बाद जो देश में लूट मची, यूपीए 2 के अंदर मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं, वो ऐसी लूट मची वो जैसे 2G में मची। ये बात इस देश के प्रधानमंत्री को बिल्कुल मालूम थी कि तमिलनाडु में डीएमके को 2G इसलिए दिया जा रहा है, राजा को, उनके मंत्रियों को, कि वो जितनी मर्जी लूट मचाएं लाखों करोड़ की। ये एक कोलिशन सरकार की एक कंपल्शन है। हमारे प्रधानमंत्री जी को मालूम था कि ये जो पूरी सरकार बनी है, इसमें जितना भी पैसा लूटा जाएगा 2G के अंदर, वो डीएमके का है या उनमें जिनके लोगों का भी है। वही सौदेबाजी इन्होंने शरद पवार ने की। शरद पवार से पूछा गया कि क्या समझते हैं इस बार लोग इसके दाम गिरेंगे खाने के? मुझे भी तक याद है 3-4 साल पहले, तो बोला मैं क्या कोई ज्योतिषी हूं जो बता दूं आपको, जबकि वो सारे ज्योतिषियों के बाप हैं। आप ये देख लीजिए, शरद पवार जो बोलते थे शुरू के अंदर कि मैं शाहिद बलवा, वो 30-35 साल का लड़का, मैं 70 साल का आदमी हूं, मैं उसके साथ कहाँ हूं, आज वही उसके सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर निकले हैं। हुआ ये कि ये जो प्रधानमंत्री हैं पर्टिकुलरली, ये इतने निकम्मे हैं, और ये सबको पता था इनको कि देश के अंदर त्राही त्राही मचेगी। मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 3 साल में, 2 साल में हर चीज के, खाने की चीज के दाम दुगने हो गए हैं। और दुगने इसलिए हुए हैं, 2-3 काम हुए हैं इसमें। नंबर 1, इतना घूस का पैसा जनरेट हुआ सारी करप्शन से, कि घूस के पैसे का सिर्फ 2 तरीके थे यहां पर, हजारों लाखों करोड़ में जो घूस बनी, कि या तो आप इसको बाहर भेजते पैसे को हवाले से, या आप जमीनें खरीदते एग्रीकल्चरल। सारी हिंदुस्तान को मालूम है, हर एग्रीकल्चरल जमीन की जो रजिस्ट्री होती है वो 10% प्राइस पर होती है। अगर आप 500 करोड़ की एग्रीकल्चरल लैंड खरीदते हैं तो रजिस्ट्री प्राइस 50 करोड़ होता है, क्योंकि वहां जितनी भी रजिस्ट्रियां होती हैं सारी 50 करोड़ की होती हैं, और उसमें टैक्स इवेजन प्रूव नहीं हो सकता। हुआ ये कि हजारों करोड़ की ऐसी एग्रीकल्चरल लैंड खरीद कर डाल दी गई, इसलिए कि शायद कभी किसी दिन इनके दाम बढ़ेंगे। उससे वो सारी खेती, जिस पर, उसमें कई ऐसी खेतियां भी थी जिसके अंदर अनाज उगता था, SEZ बनाकर ये बिगर समझे कि दुनिया में इतनी कि हम SEZ की लैंड अलॉट कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? SEZ के बहाने थ्रो अवे प्राइस के ऊपर लैंड बेची गई। किसान जो खेती उगाने वाला, जो शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर होता था, 3 किलोमीटर दूर होता था, 2 किलोमीटर दूर होता था, वो 150 किलोमीटर दूर चला गया। 150 किलोमीटर का वो किसान
40% जो पेरिशेबल फूड है, जिसके अंदर आपका खाना और जिसके अंदर आपका सब्जी और फल आता है, इस देश में पहले भी 40% जो किसान मंडी में लेकर आता है वो पेरिश हो जाता है, वो खराब हो जाता है रिटेल के तक पहुंचने तक। वो हालात जो पहले 40 थे वो बढ़ के 50 हो गए, जितना वो और दूर चला गया। इस सरकार ने सिर्फ दलालों के लिए पैसा बनवाने के रास्ते खोले। उनको शुरू दिन से मालूम था अगर हिंदुस्तान में लोग जी रहे हैं तो सिर्फ कम खाने की कीमतें जो हैं उसके कारण जी रहे हैं, बाकी यहां पर किसी के जीने के लिए कुछ नहीं है। और उसके खाने का अगर किसी ने वो नेवला भी जो मुंह से छीना है और बच्चों के मुंह से जो दूध छीना है, उसमें हमारे वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी और ये जितने भी मंत्री हैं इधर उधर, इन सबका बहुत बड़ा हाथ है। आज से 4 साल पहले मुझे याद है प्रसून जी, 11 रुपए लीटर पानी था और 11 रुपए लीटर दूध था, 12 रुपए। हम ये मन में सोचते थे, हमने कहा ये कैसा देश है कि 11-12 रुपए लीटर दूध आता है और 10-11 रुपए की बोतल शुरू हुई थी। बोतल तो आज भी 10-11 रुपए के ऊपर है। दूध इस समय 42 रुपए लीटर है। 42 रुपए लीटर का दूध का आज ये हाल है। गांव में बच्चों को पानी मिला मिला के माएं दूध पिला रही है और बच्चा पी नहीं रहा है। और ये जो कल ड्रामा हुआ, आप इसको उठाकर देखिए लोकसभा के अंदर। यशवंत सिन्हा जी ने तो अच्छा भाषण दिया, मैंने उनका सुना। उसके बाद वो बोलता है, एक सलमान खुर्शीद जी बोल रहे हैं खड़े होके कि हाँ तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन एक कोई फिल्म का अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, उसमें है मेरे पास माँ है, बोला हमारे पास ये मनमोहन सिंह है। आप ये मनमोहन सिंह का मजाक कर रहे हो या उनकी तारीफ कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। और मनमोहन सिंह जी बैठे हुए थे। क्या मैं मनमोहन सिंह जी को खा जाऊं, मुझे अगर भूख लग रही है? क्या मैं ग्रोथ को खा जाऊं? क्या मैं जीडीपी को खा जाऊं? तो ये एक पूरा लूट का कार्यक्रम बना। सलमान खुर्शीद जी की बात की जाए तो कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि विकास के कारण महंगाई बढ़ी, विकास के कारण पैसा आया लोगों के हाथ में, इसके कारण महंगाई बढ़ी। इस पे कितना भरोसा किया जा सकता है? मैं इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूं। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं, जब आप कहते हैं कि देश के अंदर इस समय महंगाई 9% है, मान लीजिए, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस 9% के अंदर खाने की चीज़ों की महंगाई कितनी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं प्रसन्न जी, मैं मान लीजिए 50,000 रुपये कमाता हूं महीने का, 60,000 रुपया। मेरा खाने का जो खर्चा है वो सिर्फ 33% जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो फूड या मिल्क या इन चीज़ों पर चला जा रहा है इस समय। अगर मान लीजिए मैं 10,000 रुपये महीना कमाता हूं तो मेरा 70% खर्चा जो है फैमिली का वो दूध, मिल्क, वेजिटेबल, गेहूं, इन चीज़ों पर जा रहा है। तो आप कौन से हिंदुस्तानी की बात कर रहे हैं जब आप 10% इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान के अंदर 15 रुपए रोज से लेकर 1500 करोड़ रुपया रोज कमाने वाले लोग बैठे हुए हैं। किस हिंदुस्तान का आप आंकड़ा दे रहे हैं? 9% का, 10% का? हिंदुस्तान का 80% लोग ऐसा है जिसकी आमदनी 30 रुपए रोज से कम है, 20 रुपए रोज से कम है। शायद इसी दर्द को बयां करते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा था कि जो जीडीपी की बात की जाती है, जिस ग्रोथ की बात की जाती है, ये जॉबलेस ग्रोथ है। ये बिल्कुल जॉबलेस ग्रोथ है। जॉबलेस ग्रोथ इसलिए है, अगर मान लीजिए हमारे देश में इतनी घूस बढ़ी है, अगर हमारे इस देश के अंदर इतना अनाप शनाप एक्सपेंडिचर हुआ है, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर आपने लाखों करोड़ रुपया बेकार कर दिया यहाँ पर, तो वो भी तो जीडीपी का पार्ट है। आज आपने बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सट्टे के अंदर पूरा का पूरा जमीन खरीद लिया, किसी ने वहाँ पर डिफेंस के आपने पूरा बजट खरीदा, आपने पूरे जहाज खरीदे उसमें घूस के लिए, वो भी तो जीडीपी का पार्ट है। आप कौन सी जीडीपी की बात कर रहे हैं? आपके पास एग्रीकल्चर स्पेसिफिक कोई स्टैटिस्टिक्स है? आज मैन्युफैक्चरिंग का ये हाल है प्रसून जी, हर चीज हिंदुस्तान की, इंडियन मैन्युफैक्चरर इस समय चाइना से मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं और उस पर लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। और असली वाला तो मैं आपको हालत बताऊं, हिंदुस्तान का असली रेट ऑफ ग्रोथ इस समय सिर्फ 3% है, जिसको 9% इसलिए बताया जा रहा है कि वो जो बाकी 6% की जो ग्रोथ है या 5% की ग्रोथ है, वो ग्रोथ उन एरियाज के अंदर है जो ना तो जॉब क्रिएट करती ना हिंदुस्तान की तरक्की लाती। इसीलिए वो जो जॉबलेस ग्रोथ की बात की जा रही है वो बिल्कुल ठीक की जा रही है। सलमान खुर्शीद जी कहते हैं, बातों ही बातों में उन्होंने संसद में ये बयान भी दे दिया और दबे
जबान से तारीफ भी कर दी कि सीमलेस इकोनॉमी की। सिडनी में एक कॉन्फ्रेंस हुआ 2010 में सीमलेस इकोनॉमी पे, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी पे। भारत के ढांचे में फिट होता है क्या वो? बिल्कुल फिट नहीं होता। भारत में इस सरकार ने पिछले 2 साल के अंदर 10 या 11 बार इंटरेस्ट के रेट बढ़ाए हैं। 10 या 11 बार 4.5-5% इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। आपको बताएं, इस समय 11-11.5%, 10-10.5% पे चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया का जिसका जहां पे कॉन्फ्रेंस हुई, अमेरिका की जहां पर कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर बैंकों से पैसा मिलता है 2 या 2.5% के रेट के ऊपर। एक ऑस्ट्रेलिया जैसा कंट्री जहां पर पैसा 2-2.5% पर मिलता है, एक ऑस्ट्रेलिया जैसा कंट्री जहां बिजली का दाम 1/6 हिस्सा है जो भारत के अंदर दाम है, एक ऑस्ट्रेलिया जैसा कंट्री जहां के ऊपर सड़कें, पुल, रेल, हर तरह के साधन बने हुए, और एक हिंदुस्तान जैसा कंट्री जहां पर यही ना सड़कें हैं, ना रेल है, ना पुल है, ना जहाज है, ना रेलगाड़ी है। और आप रेलगाड़ी में बैठ गए तो ये भी पता नहीं कि आप वहां पहुंचोगे कि रास्ते में 11 जगह पर आप कूद जाओगे, मर जाओगे। उस देश के अंदर ये सीमलेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। और आप, क्या एक गरीब आदमी अमीर आदमी से लड़ सकता है? क्या एक कमजोर मरा हुआ आदमी दारा सिंह से लड़ सकता है? ये किस तरह का इन्होंने एक धोखेबाजी की लोगों के साथ ये दिखाने के लिए कि ग्लोबलाइजेशन हो गया। और इन्होंने जो किया, और ये एक बहुत बड़ा धोखा हुआ इस देश के साथ, शहरों में चकाचौंध दिखाई दी इन्होंने। कोई दिल्ली आया तो लगा सारा मुल्क जो है पेरिस हो जाएगा। हालत ये है, आप दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, बेंगलोर, आप यहां से सिर्फ 5 किलोमीटर आगे निकल जाइए, निकल भी क्या जाइए, आप पूर्वी दिल्ली के स्लम देखिए, आप जाकर वहां नरक की जिंदगी है। यहीं पर दिल्ली में ये पूरे देश को धोखा दिया गया, और ये देश इस समय विनाश के रास्ते पे चल रहा है। और इसके अंदर जो सबसे बड़े दुख की बात है, विरोधी पार्टियों ने भी वो रोल नहीं निभाया, सरकार को फोर्स नहीं किया कि वो क्या स्टेप लेगी। करना यह था पार्लियामेंट में कि सरकार चाहे कुछ भी करे, दूध जो है 20 रुपया किलो बिकेगा, चाहे सरकार कुछ भी करे 3 या 4 रुपया किलो चावल या पल्स या वो मिलेगा। आपको ये स्टेप लेने थे, आपको लफाजी नहीं करनी चाहिए। सत्ता के गलियारे में हमारी गर्मा गर्म बहस जारी है, चलते रहिए मैजिक टीवी के संग।